जी, सबको नमस्कार। मैं असमंजस में हूँ कि जेब में जितनी कहानी है उनमें से कौन-सी सुनाऊँ? तो आपसे मैं थोड़ा-सा 1-2 मिनट लेकर आपसे गाइडेंस चाहता हूँ। मेरे पास जिन लेखकों की कहानी है, मैं लेखकों के नाम ले देता हूँ। कहानियों के नाम अलबत्ता मैं नहीं बताऊँगा। शुरू में नमिता जी ने कुछ लेखकों के नाम दिए, उनमें मंटो का ज़िक्र था। तो मैं मंटो की कहानी सुना सकता हूँ। और मंटो में भी आप बताइए, अगर मंटो पे ज़्यादा हाथ खड़े होते हैं तो मंटो की कोई संजीदा कहानी चाहिए या हल्की-फुल्की चाहिए? और भीष्म साहनी जी की कहानी हो सकती है, वो भी बताइएगा, हल्की-फुल्की फुल्की चाहिए या संजीदा चाहिए? और इंतज़ार हुसैन है, एक बहुत बड़े पाकिस्तान के लिखने वाले। उनकी कहानी एक बच्चे की कहानी है। आप बच्चे की कहानी सुनना चाहते हैं तो वो सुना सकता हूँ। तो अब अगर कुछ थोड़ा बहुत इस सहजीवन संस्था को हम लोग कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक संस्था है, तो लोकतांत्रिक तरीके से कुछ हाथ-वाथ उठ जाए, पता चल जाए, किसकी कहानी के लिए ज़्यादा हाथ उठते हैं, कैसी कहानी के लिए ज़्यादा हाथ उठते हैं, तो मैं कुछ मन बना पाऊँ। इंतज़ार हुसैन साहब की, क्योंकि मैंने उनको अनफॉर्च्यूनेटली बिल्कुल नहीं पढ़ा है। जी, इंतज़ार हुसैन जी की अगर हो सके तो आपके माध्यम से सुनना चाहेंगे, क्योंकि कभी उनको सुना नहीं है, उनकी कहानियों को और उनके बारे में जाना नहीं है। तो एक ये अच्छा अवसर है। हाँ जी, मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि ना मैंने इनका नाम सुना है, ना इनकी कोई कहानी पढ़ी है, तो उसमें रुचि मंटो साहब को तो ख़ैर सुनते ही आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं, मगर इनको नहीं सुना है, तो एक नया कुछ अनुभव हो जाएगा। इनका नाम बहुत सुना है इंतज़ार हुसैन साहब का नाम, लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला है। तो रमनीक जी, अब आप सुनाइए और उसके बाद फिर मैं इंतज़ार साहब को भी पढ़ूँगी। चलिए, ये एक बहुत ही मुख्तसर सी छोटी-सी कहानी है और समय हमारे पास काफ़ी है, इसलिए बाद में शायद आपको अपनी बात रखने का भी ज़्यादा मौका मिल जाएगा। 2-3 कहानियाँ इनकी थी मेरे ज़हन में, जिनमें से 2 तो थोड़ी ज़्यादा संजीदा किस्म की हैं और एक है जो बच्चे की कहानी है, मैं बच्चे वाली सुनाता हूँ आपको। और वो आजकल जी, जैसा जी। मौसम हमारा चल रहा है, उससे भी थोड़ा-सा जुड़ती है। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा था क्या? नहीं, मैं भी यही कह रही हूँ कि बच्चे वाली सुनाएँ तो अच्छी बात है। जी। संजीदगी तो जीवन में सभी के भरी पड़ी है, थोड़ा हम दूसरे माहौल में मूड पे चले जाएँ। चलिए, तो कहानी का टाइटल है बादल। जिनका हम आजकल इंतज़ार करते हैं, वो आते हैं फिर चले जाते हैं, आते तो हैं और कुछ जगह ऐसा कहर बरपा के जाते हैं कि लगता है कि अगले साल ना आए तो बेहतर। हमारे यहाँ पूना में भयंकर कहर अ, बरपा गए हैं। तो बादल, वो बादलों की तलाश में दूर तक गया, गली-गली होता हुआ कच्ची कुइया पहुँचा। वहाँ से कच्चे रास्ते पर पड़ लिया और खेत-खेत चलता चला गया। मुखालिफ सामने से एक घसियारा घास की गठरी लिए चला आ रहा था। उसे उसने रोका और पूछा, इधर बादल आए थे? बादल? घसियारे ने उसे ताज्जुब से देखा, जैसे उससे बहुत अनोखा सवाल किया गया हो। हाँ, बादल। और जब घसियारे की हैरत में कोई कमी न हुई, तो उससे मायूस हुआ
और आगे चलकर उसने खेत में एक हल चलाते हुए किसान से यही सवाल किया। इधर बादल आए थे। किसान की समझ में भी ये सवाल ना आया। उसने सिटपिटा कर कहा, बादल? हाँ हाँ। असल में वो बादलों के मुतालिक ऐसे पूछ रहा था जैसे ढूंढने वाला राह चलते हुए से गुम हो जाने वाले बच्चे के मुतालिक पूछता है। शायद बादल भी गुमशुदा बच्चे थे कि वो उन्हें ढूंढता फिर रहा था और हर राह चलते से पूछ रहा था, मगर किसी ने उसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। सबसे पहले आज सुबह उसने अम्मी जी से सवाल किया था, अम्मा जी, बादल कहाँ गए? कौन कहाँ गए? अम्मा जी ने उससे ऐसे पूछा जैसे उसने बहुत अहमकाना सवाल किया हो। बादल? बादल? अरे तेरा दिमाग चल गया है? जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो, नाश्ता कर और स्कूल जा। अम्मा जी के इस अंदाज़े बयान ने उस पर एक नाखुशगवार असर छोड़ा। उसने बेदिली से हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया, किताबों का बैग गले में डाल स्कूल के लिए घर से निकला। मगर घर से निकलते ही उसके जहन में फिर वही सवाल उभरा, बादल कहाँ गए? और इसके साथ उसे रात का वो वक्त याद आया जब उसने बादल उमड़ते गरजते देखे थे। जब वो सोने लगा था उस वक्त आसमान बादलों से खाली और सितारों से भरा हुआ था। हवा बंद थी और गर्मी से नींद नहीं आ रही थी। उसे मुश्किल से नींद आई। फिर जाने क्या वक्त था कि उसकी आंख खुल गई। जो भी वक्त हो, उसके लिए वो आधी रात थी। दूर आसमान पर बादल एक गरज के साथ उमड़ रहे थे। बीच बीच में बिजली चमकती और उस चमक में वो बादल बहुत काले काले नजर आते। उसे लगा कि बहुत जोर की बारिश आएगी, मगर उसमें नींद इतनी खराब होगी। इसी अंदेशे में उसने आंखें बंद कर ली। ऐसे हो गया जैसे उसे खबर ही नहीं है कि बादल गरज रहे हैं। सो गया। सुबह उठा तो हैरान रह गया। आसमान आसमान बादलों से बिल्कुल खाली था और शहर में बूंदें पड़ने के कोई आसार न थे। उसे पहले ताज्जुब हुआ, फिर अफसोस हुआ। ताज्जुब इस पर कि बादल इतने उमड़ घमड़ कर आए थे और बरसे नहीं, फिर गए कहाँ? अफसोस इस पर कि वो सो क्यों गया। जैसे कि वो जागता रहता तो बादल आंखों से ओझल न हो पाते और फिर बरस कर ही जाते। वो बारिश हो जाती तो मौसम की पहली बारिश होती, मगर उसके सोते ही बादल घिर आए और चले गए। बारिश की कोई बूंद न पड़ी। बरसात का मौसम खाली गुजर जा रहा था। उसने चलते चलते एक बार फिर आसमान का जायजा लिया। दूर तक कहीं कोई बादल न था। खाली आसमान में सूरज ऐन उसके सिर पर चमक रहा था। वो स्कूल का रास्ता छोड़कर खेतों में निकल गया। खेतों के बीच पतली पतली बटियों पर होता हुआ वो दूर निकल गया। धूप बहुत तेज थी। उसका बदन फूंकने लगा। हलक खुश्क हो गया। कई खेत पार करने के बाद कहीं छांव वाला एक पेड़ दिखाई दिया कि उसकी छांव में कुआं चल रहा था। गोया रेगिस्तान में चलते चलते नखलिस्तान आ गया। उसने दरख्त की छांव में पहुंचकर किताबों का बैग एक तरफ रखा। कुएं के पास पहुंचकर रहट से निकलते हुए पानी से पैर धोए, हाथ मुंह धोया और फिर जी भरकर पानी पिया। मुंह हाथ धोकर पानी पीकर आंखों में ठंडक और रोशनी आई। अब उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया। कुएं के पास ही टूटे से मूढ़े पर एक बड़े मियाँ बैठे हुक्का पी रहे थे। उसने कई मर्तबा बड़े मियाँ की तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, मगर फिर हिम्मत छोड़ बैठा। आखिर उसने हिम्मत बांध ही ली और बोला,
बड़े मियाँ इधर बादल आए थे? बड़े मियाँ ने हुक्का पीते पीते उसे गौर से देखा, फिर बोले, बादल छिपकर तो नहीं आएंगे, जब घिर कर आएंगे तो आसमान जमीन का पता चल जाएगा। मगर रात को बादल आए थे और किसी को पता न चला। रात को बादल आए थे? बड़े मियाँ ने कुछ सोचा, फिर ऊंची आवाज में अल्लाह दीन से मुखातिब हुए, अल्लाह दीन, रात बादल आए थे क्या? अल्लाह दीन बैलों को हाँकते हाँकते रुका और बोला, मैं तो जी रात खाट पे पीठ लगाते ही सो गया था, मुझे नहीं पता। फिर बड़े मियाँ बोले, बेटा, बादलों के खाली आने से कुछ नहीं होता। मैं ऐसे इलाके में रह चुका हूँ जहाँ 10 साल से बारिश नहीं हुई थी। 10 साल से? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, 10 साल से। अगर बादल आते थे, मैं जिन दिनों वहां था उन दिनों भी एक दफा बादल बहुत गिर कर आए थे, मगर पानी की एक बूंद नहीं पड़ी। अजीब बात है। अजीब बात कोई नहीं, बारिश उसके हुक्म से आती है। उसका हुक्म होता है तो बादल बरसते हैं, उसका हुक्म नहीं होता तो बादल नहीं बरसते। बड़े मियाँ के इस बयान के साथ साथ उसके तस्वुर में फैली मुख्तलिफ घटाएं उमड़ आईं। वो घटाएं जो खटाटोप अंधेरे के साथ उठी, जैसे बरस कर जल थल कर देंगी, मगर एक बूंद बरसाए बगैर गुजर गईं। वो घटाएं जो चंद बेमानी सी बदलियों की सूरत में आए और ऐसी बरसें कि ताल तलैया उमड़ आए। बड़े मियाँ ने तपते आसमान की तरफ देखा, फिर बड़बड़ाए, मौसम गुजरा जा रहा है, पता नहीं उसका हुक्म कब होगा। जवाब में वो भी बड़बड़ाया, नहीं बरसता ही नहीं, पता नहीं बादल आके कहाँ चले गए। बेटा, क्या बरसेगा तो खबरें आने लगेंगी कि सैलाब आ गया, आसमान कंजूस हो गया, जमीन में ज़र्फ नहीं रहा, यानी क्षमता नहीं रही, बारिश होती ही नहीं, होती है तो सैलाब उमड़ पड़ता है। बड़े मियाँ की बातें उसकी समझ में कुछ आई, कुछ ना आई। वो बैठा सुनता रहा। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि बहुत देर हो गई है। किताबों का बैग उठा, गले में डाल उठ खड़ा हुआ। मिट्टी, धूल और धूप में वो देर तक चलता रहा। जिन रास्तों से आया था उन्हीं रास्तों से लौट रहा था। धूप अब भी तेज थी, मगर जब वो कच्ची कुइया के पास पहुंचा तो उसे लगा कि हवा में एक ठंडी लकीर सी तैर गई है और कदमों के नीचे मिट्टी कुछ सीली सीली सी है। बस्ती में दाखिल होते हुए उसने देखा कि रास्ता यहाँ से वहां तक गीला है। दरख्त कि उसके जाते वक्त रोज की तरह धूल में अटे खड़े थे, अब नहाए धोए नजर आ रहे थे। और नाला कि पिछली बरसात के बाद से खुश्क चला आ रहा था, रवां हो गया था। खुशी की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई। अब उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। वो देखना चाहता था कि उसके जहन में जो जामुन का पेड़ खड़ा है, उसके सहन में जो जामुन का पेड़ खड़ा है, वो कितना तरोताजा हुआ है। घर पहुंचकर उसने फिजा को बारिश के हिसाब से बदला हुआ पाया। जामुन के बहुत से पत्ते नीचे गिरे पड़े थे और गीली मिट्टी में लथपथ थे। बाकी दरख्त नहाया धोया खड़ा था और अम्मा जी एक तसल्ली के लहजे में कह रही थीं, अच्छी बारिश हो गई, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा तो गर्मी से दम उलटने लगा था। जामुन की टहनियों से बूंदें अभी तक टप टप कर रही थीं। वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और बूंदों को अपने सिर पर और अपने गालों पर लिया। उसकी नज़र आसमान पर गई। आसमान धुला धुला नजर आ रहा था। अब वहाँ कोई बदली नहीं थी। उसे ख्याल आया कि वो बादलों की तलाश में धूप और धूल में कितनी दूर तक गया और बादल उसके पीछे आए और बरस कर चले भी गए।
इस ख्याल ने उसे उदास कर दिया। बारिश में भीगी सारी फिजा उसे बेमानी नजर आने लगी। शुक्रिया रमनीक जी। पर बादल कब लाएंगे आप रोहतक में? यहाँ भी ले आइए। देखो पूना में कितने सारे बादल वहाँ नमिता जी के इलाके में बैठे हुए हैं, यहाँ बुलाइए उनको। चलिए, इस कहानी पे आप जो भी टिप्पणी करना चाहें, जो भी अपनी बात कहना चाहें, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। वही हाथ खड़ा करें। प्रमोद जी, फिर नमिता जी, फिर राजश्री जी, फिर मधु, फिर निर्मला, ऐसे चलते हैं जी। प्रमोद जी, प्रमोद जी माइक ऑन करिए। चलिए तब तक प्रमोद जी अपना सेट करें, तो नमिता जी से शुरू करते हैं। नमिता जी। सबसे पहले तो रमनीक जी, इंतजार हुसैन जी से मिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इनकी अब मैं कहानियां पढ़ूंगी। मैंने देखा है गूगल पर हैं काफी कहानियां रेखता पर। और पर मैं चाहूंगी आप जो कहानियां सिलेक्ट करते हैं ना, उनके नाम या तो आप लिस्ट बना के दे दिया कीजिए ताकि हम वो और पढ़ सकें। क्योंकि अच्छी कहानियों की, जैसा सुधीर जी ने भी कहा कि बच्चों और बड़ों का हिंदी का लेखन बहुत हो रहा है, नो डाउट बहुत हो रहा है, लेकिन दिल को छुए, दिल के करीब पहुंचे ऐसा लेखन बहुत कम हो रहा है। इसीलिए हम घूम फिर कर, मतलब मुझ जैसे पाठक, क्योंकि मैं लिखती तो हूँ नहीं, तो मुझ जैसे पाठक जो है वो अगर नए वालों में कुछ अच्छा अनछुआ रह जाता है तो घूम फिर कर हम पुरानों पर पहुंच जाते हैं। तो इतनी प्यारी कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये कहानी कहीं मिल सकती है? मैं अगर कहीं और सुनाना चाहूँ तो कोई किताब वगैरह है तो आप मुझे नाम बताइएगा। जी रमनीक जी कुछ कहना चाहें? जी, ये राधा कृष्ण पेपरबैक्स की एक किताब है जिसका टाइटल है राधा कृष्ण पेपरबैक्स। कृष्ण, ओके ओके, हाँ। जिसका टाइटल है कछुए। कछुए उसमें एक कहानी है, उसी को टाइटल बनाकर उसमें अच्छा। कुछ 12-15 शायद ज्यादा कहानियां होंगी मेरे ख्याल में। ये हरे रंग की किताब है क्या? जी जी, हरे रंग की किताब मेरे पास है लेकिन मैंने पढ़ी नहीं। चलिए अब पढ़ लीजिए, अच्छी अब पढ़ लीजिए। चलिए प्रमोद जी, प्रमोद के बाद मधु, फिर राजश्री, फिर निर्मला, आरती जी। एक और चीज मैंने प्रमोद जी के समय नहीं कहा था। प्रमोद जी, आपकी कहानी बहुत सुंदर थी और उनकी दिनेश जी की कहानियां भी, मैं जो आपके मित्र भी हैं और लेखक भी हैं, उनकी कहानियां भी मैं और पढ़ना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी, इमोशनल, इतनी सेंसिटिव कहानी लाने के लिए। इसको भी मैं पढ़ना चाहूंगी। कहाँ मिलेगी आप मुझे जरूर बताइएगा। जी प्रमोद जी, प्रमोद जी दिख नहीं रहे, कहाँ गए प्रमोद जी? चलिए प्रमोद आए तब तक मधु, फिर राजश्री। नमस्कार रमनीक जी। इनका आपको पता है कि रमनीक जी का कहानी कहने का अंदाज एक अपना होता है, और दूसरा इन्होंने जो हमारे बीच से ये कहानी ली है, और किस प्रकार जो है बादल की तलाश में बच्चा जो अपनी नींद को भी कैसे जो है लगा रखा है उसने, और फिर नींद आती है तो कितना पश्चाताप उसको होता है, और वो बादल को देखने की इतनी ज्यादा मतलब उसके अंदर लगन है कि वो ना धूप की परवाह करता है, और वो चलता रहता है, और बीच बीच में सवाल। और कहानी से ये लगा है कि बच्चे जब तक सवाल का जवाब नहीं होता तब तक उनकी इच्छा ऐसे रहती है कि हमारे सवाल के जवाब कहीं ना कहीं मिले। इसीलिए वो जो है ना कितना लंबा घूमते हो, और जो भी रास्ते में मिला है उनसे ये सवाल करते हैं कि बादल कहीं देखा है या नहीं। और अंतिम कहानी के अंत तक भी जब उस बादल वो देख नहीं पाता और बरस जाते हैं, तो उसके अंदर और भी ज्यादा सवाल होंगे और होने जरूरी है। बहुत सरल शब्दों में बहुत उर्दू के शब्द थे। हमें भी जो उर्दू के शब्दों का थोड़ा हमारा भी ज्ञान बढ़ता है इस तरह की कहानियों को सुनते हुए। और जैसे नमिता जी ने ये सवाल ही किया है कि कहानी हमें कहाँ से पढ़ने के लिए मिलेगी, तो जो वक्ता है जरूर, जैसे मेरे दिमाग में भी आया है कि ऐसे इस तरह की कहानियां पढ़नी चाहिए। तो इस सेशन से ये हमें फायदा हो ही रहा है कि हमें और नई नई कहानियां खोज के और पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो रमनीक जी का जो है तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद। राजश्री, फिर निर्मला, फिर आरती, फिर दिनेश, फिर सुधा जी। जी राजश्री। ये किताब है मेरे पास, देखिए।
बिल्कुल यही है जी, यही है। एक बार और शुक्रिया हाँ, दोनों वही है जी। हाँ, नमस्कार रमनीक जी, आपने बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई। और बादल कहाँ चले गए या बादल कहीं देखे हैं क्या, ये सवाल ही कितना मासूम सा था बच्चे का। और हम भी बादलों को खोजने लग गए थे कहानी के साथ साथ। खैर भोपाल में तो बारिश हो रही है, बादल भी आ रहे हैं, पर ये सूखाग्रस्त इलाकों के लिए कितनी सुंदर कहानी है कि बच्चे भी सूखे को महसूस करते हैं। बहुत बढ़िया। जी निर्मला, फिर आरती, फिर दिनेश। जी निर्मला कहाँ? निर्मला फिर आरती। आरती जी हैं? हाँ जी जी, आरती आप बोलिए पहले। हाँ जी। सभी को नमस्ते। रमनीक जी की कहानी से मैं अपने बचपन में चली गई। बिल्कुल जैसा उन्होंने अभी कहा कहानी में, सेम बिल्कुल ऐसा मेरे साथ हुआ। हम लोग जब बाहर सोया करते थे तो एक बार ऐसे नींद खुली और ऐसा लगा कि बादल आ रहे हैं। फिर इधर उधर देखा कि सब सो रहे हैं, तो मन में ऐसा रहा कि मैं उठाऊं, जगाऊं इनको, बादल आ रहे हैं, बारिश आने वाली है। या फिर ये इसी दुविधा में या सोचते सोचते मैं सो गई और सुबह उठ के देखा तो सब ठीक ठाक था, मौसम बढ़िया, नॉर्मल। तो अभी जब रमनीक जी सुना रहे थे कहानी, मुझे वो सीन बिल्कुल याद आ रहा था अपने। और बहुत सुंदर कहानी, बहुत सुंदर तरह से कही गई। बादल मतलब ये हर बच्चे के, मुझे बल्कि ऐसा लगता है कि जितनी ये क्रियोसिटी और जितना ये क्रेज नेचर को लेके जितना बच्चों में होता है, मुझे लगता है कि शायद नहीं होता, बड़े होने के बाद उतना नहीं हम कर पाते। कहानी बहुत सुंदर थी। नमिता जी की कहानी बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत ढंग से कही, बहुत सुंदर प्रेम कहानी थी और सुनते हुए बहुत मजा आ रहा था और बहुत सुंदर थी। प्रमोद जी की कहानी भी बहुत ही बढ़िया थी। मतलब आज तीनों कहानियों ने बिल्कुल ऐसा, वो इतना समय इतने अच्छे से निकल गया, पता ही नहीं चला। और बहुत सुंदर कहानियों के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी जी दिनेश और फिर सुखदा, फिर अर्चना। जी दिनेश जी। तो एक तो रमनीक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि काफी दूर की यात्रा उन्होंने बहुत आसानी से और बहुत नजदीकी से करवा दी। हम लोग सुनते आए थे कि इंतजार हुसैन साहब को, लेकिन कभी इनकी कहानियों और बाकी चीजों को पढ़ने का अवसर ऐसा नहीं मिला हुआ था। तो ये बड़ा बेहतरीन रहा। एक तो आपके माध्यम से जो आपने कहानी सुनाई वो अच्छा था, और कहानी का चुनाव जो आपने किया हम लोगों के लिए वो और भी बेहतरीन था। शायद कुछ और कहानियां इसमें और भी हम लोगों को मिलती तो एक बेहतर रहता। और इस पूरी यात्रा में एक चीज तो मोटे तौर पे समझ में आती है कि कहानियों का जो अपना एक पूरा संसार है ना, वो शायद किसी बच्चे तक सीमित ना होकर, किसी वयस्क तक सीमित ना होकर, ये सभी के लिए एक तरीके का आनंद देता है। अब ये कहानी है तो बाल कहानी एक तरीके की, लेकिन उसका आनंद आप देखिए कि बहुत ज्यादा हम लोगों के अपने बचपन तक हमें ले जाने के लिए भी एकदम मजबूती के साथ ही उस यात्रा में हमको लेकर जा रहा था। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमनीक जी का। और उम्मीद है कि आगे भी आपके माध्यम से इस तरीके की अन्य कहानियां हम लोगों के पास तक आती रहेंगी, सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैं तो रमनीक जी को कई बार कहता रहता हूँ कि आप इतनी ही अच्छी कहानियां लिख भी सकते हैं, पर ये मेरी बात पे कान ही नहीं देते हैं। देखते हैं कब। जी, गौर करेंगे आपकी बात पे जरूर। जब हम आप सब मिलकर कहेंगे तो निश्चित रूप से होगा। क्योंकि कई सारी भाषाओं के बहुत अच्छे जानकार हैं रमनीक जी। जी सुखदा, फिर अर्चना। रमनीक जी, सबसे पहले धन्यवाद कि आपने हमारे आग्रह का मान रखा। बहुत ही अब इंग्लिश में मुझे इस शब्द आता है, लेकिन हिंदी में पता नहीं, नमिता या आप कोई बता सकते हैं। क्रिस्प, बहुत ही क्रिस्प कहानी थी, इसीलिए और भी ज्यादा मजा आया। लेखक ने उसको बहुत ज्यादा खींचा नहीं, और आपने भी जिस तरह से सुनाई, आपका एक एक वाक्य में मुझे फुल स्टॉप सुनाई दे रहा था, पंक्चुएशन सुनाई दे रहा था। तो फैंटास्टिक, बहुत ही मजा आया। और अगर दोनों कहानियों में मुझे ऐसा लिंक लगता है, जो प्रमोद जी ने सुनाई और रमनीक जी ने सुनाई, एजुकेशन सिस्टम पे एक तरह से आज के ना शिक्षा प्रणाली पे मुझे कटाक्ष लगता है। पहला वाला तो है ना, कि क्यूरियोसिटी को पनपने नहीं दिया जाता बच्चे की।
दूसरे में जब उसको बताया है कि उन्मत्त तरीके से यहाँ वहां घूम रहा है और ठंडे पानी में पांव धो रहा है और वो होना चाहिए, और कैसे खुद ही सीख लिया, अच्छा बादल ऐसे तो मिट्टी कहाँ ड्राई है, मिट्टी कहाँ गीली हो गई है, तो क्या क्यों हुआ है ऐसा। बहुत ही मतलब इतना सारा, छोटी सी कहानी में इतना सारा सोचने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका शुक्रिया, ऊपर इंतजार हुसैन जी तक पहुंचा दूंगा मैं। जी अर्चना जी। एक सेकंड जी मैंने आपके कहने के स्टाइल पे भी, जैसे मैंने कहा नमिता भी कह रही थी कि लेखक की कला और वाहवाही हमको मिल रही है सुनाने वाले को, लेकिन सुनाने वाले का भी उतना ही हाथ है। हो सकता है कि कहीं और पढ़ती तो मुझे वो इम्पैक्ट नहीं आता, इसीलिए रमनीक जी आपको कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। थैंक यू जी। जी अर्चना जी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरा पहला सेशन था इस तरह की कहानी सुनने का, आप लोगों से जुड़ने का। बहुत ही मजा आया, मतलब तीनों वक्ताओं ने मतलब इतनी बढ़िया और इतनी मजेदार कहानी सुनाई, लगा जैसे बिल्कुल आंखों के सामने सारे नजारे बस बिल्कुल हमारे सामने चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और ये आखिरी कहानी जो थी, मतलब बादल देखा क्या, बादल कहाँ गए, मतलब एक शब्द जो है वो बादल, पूरी कहानी में मतलब शुरुआत से लेके अंत तक सिर्फ बादल और एक पूरी कहानी बन गई। मतलब आश्चर्य की बात है कि मतलब किस कहानीकार ने मतलब ये ऐसा सोचा होगा कि मतलब एक वाक्य से शुरू, मतलब एक शब्द से शुरू करो बादल, और आखिरी भी लास्ट तक वो बादल ही बादल सिर्फ चला जा रहा है कि बादल गए कहाँ। मतलब बहुत मजा आया ये सुनकर। तो मैं आप सबकी जिन्होंने भी कहानी सुनाई, मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया इतनी अच्छी कहानियां सुनने का, जो शायद हमें समय नहीं मिल पाता है कि हम कहीं पढ़ सकें। और जो भी इनके ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहूंगी कि सर अगला सेशन जब भी कभी हो तो हमें जरूर इन्फॉर्म किया जाए किसी भी माध्यम से, क्योंकि हम मलय सर से जुड़े हुए हैं, और अगर मलय सर तक इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से पहुंचती है तो शायद हम लोग तक पहुंच पाएगी ये। तो अगले जो भी सेशन आप करें तो उन सब में हम जुड़ना चाहेंगे सर। और आप सभी का एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद सर।